नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सेम टू सेम क्वेश्चंस आते हैं जिस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, ऑप्शंस का बस फेरबदल होता है, उसको भाषा थोड़ी सी डिफरेंट कर देते हैं। बाकी क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन की भाषा को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैंने सारा जो है पेडागोजी में, जो मैथ पेडागोजी में जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन सभी को कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, आप हमसे सीटेट के संबंध में जुड़ सकते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की जो है तैयारियां कराता हूं। अभी जो नवंबर और दिसंबर में एलटी शिक्षक यूपी की एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आई है, उसका जो एग्ज़ाम होगा नवंबर में, उसके संबंध में आपको जीएस और सामाजिक जो है सोशल साइंस रिलेटेड जो है कुछ वीडियोस में दे रहा हूं। टॉपिक वाइज मैं वीडियो दूंगा। इतने कंप्लीट क्वेश्चन आपको कोई भी चैनल आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आप एग्जाम के संबंध में जो भी टॉपिक्स आते हैं वो सभी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज का टारगेट है वो है 30 लाइक्स का, लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से क्वेश्चंस लेकर के आते रहें। चैनल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई बात कमेंट करनी है तो आप हमसे कमेंट करके बात कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीटेट में मैथ पेडागोजी में ये स्थानिक मान के संबंध में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, वह क्या होता है कि पहली बार देने वाले एग्जाम को, जो पहली बार देते हैं, तो उनको नहीं पता होता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक संख्या दी हुई है, ये 3 संख्याएं दी हुई हैं, ये सभी पता है। 5 के स्थानिक मान का योगफल पूछ रहा है। अब देखिए यहां पे संख्या के स्थानिक मान का योगफल पूछ रहा है। तो यहां पे स्थानिक मान का मतलब होता है उस संख्या का स्थान क्या है। ठीक है, स्थान मतलब अगर हम स्थानिक मैथ की भाषा में बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये जो स्थान होता है इसकी बात हो रही। तो अगर हम 6, पहली जो संख्या 6251 दिया हुआ है, इसमें 5 के स्थानिक मान की हम बात करें तो इकाई और दहाई मतलब ये इसका स्थानिक मान है 50। आप समझ गए। इसके बाद अगर दूसरी संख्या है 6521, इसका स्थानिक मान पूछ रहा है, तो ये है, इसका स्थानिक मान क्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 500 इसका स्थानिक मान है। इसकी हम बात करें तो यहाँ पे 5 है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसका स्थानिक मान है 5000। इन तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़ देंगे तो आंसर होगा 55 0। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बस ये ध्यान रखना है स्थानिक मान का क्या अर्थ होगा। ठीक है, अब यही इस जोड़ की जगह घटा भी सकता है, कुछ भी दे सकता है, बस स्थानिक मान की अवधारणा को आपको समझना है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में गणितीय सोच विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मैथमेटिकल थिंकिंग हो, मैथमेटिकल गणनाओं को अच्छे तरीके से समझे, जाने, तो आपको क्या करना चाहिए, तो उसको रटने पर जोर देना चाहिए। तो देखिए, मैंने पहले भी कह चुका हूं कि रटने वाली जो है विद्या काम नहीं करती किसी भी स्तर पर। ठीक है, तो रटने वाली विद्या पास तो करा सकती है, लेकिन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पास नहीं करा सकती, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा सिलेबस होता है और क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चंस होता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है, थोड़ा बड़ा आगे पीछे दाएं बाएं कर दिया जाता है और आप झूला झूल जाते हैं। ऐसे ही में आप चीजें गलत कर जाते हैं। तो यहाँ पे अभ्यास पुस्तकों का उपयोग तो करना ही पड़ता है भाई, गणितीय सोच डेवलप करने के लिए अभ्यास पुस्तकों का उपयोग। पर यह जरूरी नहीं कि अभ्यास पुस्तकों के उपयोग से ही गणितीय सोच डेवलप हो। तो आंसर, यहां पे जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, समस्या आधारित अधिगम। देखिए, गणितीय अगर मैथमेटिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप करनी है तो उसको मैथमेटिकल क्वेश्चंस दीजिए, ऐसे समस्याएं दीजिए कि 2 + 2 कितना होता है ना, तो आंसर देगा 4। इस 2 + 2 को जो है और कितने तरीकों से बेटा आप जो है बता सकते हो, तो कहेगा मैंने आपको पापा 2 टॉफ़ी दी, मम्मी ने मुझे 2 टॉफ़ी दी,
है ना, तो मेरे पास जो है मेरे पास 4 टॉफ़ियाँ बची, और किसी उदाहरण से समझाओ मुझे। तो ऐसा जो होता है ना, समस्या आधारित अधिगम होता है, ये यहाँ पे काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दशमलव पद्धति को और क्या कहा जाता है? तो देखिए, दशमलव पद्धति को क्या कहा जाता है, ये आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दशमलव पद्धति को स्थानिक मान पद्धति भी कहते हैं। आंसर हो गया यहाँ पे सी। इसका मतलब क्या होता है, किसी अंक का मूल्य केवल उस अंक पर टिका नहीं रहता। जैसे 6, 5, 2, 1, अब 5 का स्थानिक मान की बात हो रही है, तो किसी जो है अंक का उस शब्द इस पर टिका नहीं है, उसकी स्थिति पर भी निर्भर करता है कि उसकी स्थिति का है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। उसकी स्थिति है सैकड़े पे, तो 6521 में जो 5 की स्थिति है वो सैकड़े पे है। ये इस पर निर्भर करता है, इकाई मान इसी को कहेंगे। दशमलव पद्धति में भी यही चीज होती है। ठीक है, आप ये बातों को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक, चलिए, तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अबेकस मुख्य रूप से किस कक्षा के छात्रों के लिए उपयुक्त होता है? अब अबेकस है क्या? तो अबेकस का जो यूज होता है वो है कैलकुलेशन में यूज करता है, गणनाओं के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, और ये इसका यूज जो है प्राथमिक स्तर से ही शुरू कर देना चाहिए, ताकि बच्चों को चीज़ों को जो है समझ में आने लग जाए कि जो है इससे बच्चे जो है अबेकस के जो है चीज़ों को जो है समझना शुरू कर देंगे। इससे जो है क्या सीखेंगे अबेकस से? इससे बच्चे जो है गणितीय गणनाएं करना सीखेंगे, है ना। इससे बच्चे प्लस माइनस और ये जो भाग वाली गणना जो है बुनियादी जो है क्रियाएं होती हैं इसके बारे में सीखेंगे। बच्चों में जो है मेंटल एबिलिटी जो है इससे बढ़ती है। इसको क्या हो गया, ये लिख क्यों नहीं रहा है? छोटे बच्चों को गिनती सिखाने और अंकों को पहचानने में ये मदद करती है, और यहाँ पे ये मेंटल एबिलिटी और स्मृति जो है याददाश्त को बढ़ाने में भी काम आती है। तो आंसर हो गया प्राथमिक स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, रचनात्मक और तार्किक सोच का विकास करना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबेकस जो है किस कौशल को बेहतर बनाता है? तो देखिए, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि अबेकस का जो काम होता है वो गणितीय गणना सिखाने में काम करता है, छोटों बच्चों को गिनती सिखाने में काम करता है, अंकों को पहचानने में हेल्प करता है, प्लस माइनस भाग गुणा जैसी जो है बुनियादी जो है क्रियाएं सिखाता है, मेंटल एबिलिटीज को बढ़ाता है, जो है याददाश्त को भी बढ़ाने में मदद करता है। ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है मानसिक गणना और एकाग्रता को बेहतर करता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। सभी बातों को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही पूछ रहा है। तो देखिए, छठवें का आंसर है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होती है। 3, 5, 7, तो क्या एक सम संख्या निकलेगी? इसको गलत कर लीजिए। एक सम संख्या और एक सम संख्या हो और दूसरी एक विषम संख्या हो, इनके बीच का अंतर एक सम संख्या होता है। तो 5 माइनस 8, 8 माइनस 5, तो यहाँ पे सम संख्या भी नहीं निकल रही है। तो यहाँ पे जो आंसर है इसको कैलकुलेशन से कर लीजिए। आंसर है ऑप्शन सी, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक हमेशा सम संख्या ही आता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में खेलों का क्या उपयोग किया जाता है? खेलों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, गणित शिक्षण में जो खेल होते हैं वो शिक्षण को रोचक बनाने में काम आते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो ये तो क्वेश्चन एक कॉमन सा क्वेश्चन है, चाहे वो गणित के लिए हो, चाहे सीडीपी के लिए हो, चाहे हिंदी के किसी भी तरीके के क्वेश्चंस में ये वैलिड हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुणनफल 140 इंटू 101 मतलब 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि ये संख्या प्राप्त हो जाए? तो पहली चीज तो 140 गुणे 101 का मल्टीप्लीकेशन करो। जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आएगा 14140, इसका मल्टीप्लीकेशन ये आएगा। ठीक है,
बात यहाँ पे समझ गए। अब प्राप्त करने के लिए पूछ रहा है क्या जोड़ा जाए, तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो कह दीजिए कि 14140 में x जोड़ा जाए तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो x को इससे घटा दीजिए, x को मतलब x निकालने के लिए हमको ये संख्या में ये संख्या घटा देना है। तो जो संख्या निकल के आएगी 274 निकल के आएगी। आंसर हो गया ऑप्शन डी। आंसर हो गया यहाँ पे सातवें का आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चों में स्थानिक समझ विकसित करने के लिए उपयुक्त गतिविधि क्या है। तो मैंने जैसा कि बार बार कहा कि स्थानिक के समझ के संबंध में क्वेश्चन आता है, तो स्थानिक समझ का क्या यूज होता है। ये स्थानिक समझ जो है बच्चों को आकार, स्थिति, दिशा को समझाने में मदद करता है। जैसे ही त्रिभुज का आकार क्या होता है, वर्ग का आकार क्या होता है, नाव का आकार क्या होता है ना, जहाज का आकार क्या होता है, इस तरीके के आकार बनाते हैं इससे। तो कागज की मुड़ी हुई आकृति बनाना ये सबसे बेहतरीन होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, वैन हिले सिद्धांत, वैन हिले सिद्धांत किससे संबंधित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेडागोजी में। ये बाकायदा जो है इनका नाम दे करके जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। तो वैन हिले के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी इसके संबंध में एक वीडियो अपलोड कर रखा है। बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस आपको मैंने वहां पे समझाने का प्रयास किया, क्वेश्चंस कराने का प्रयास किया। थ्योरी भी है और प्लस क्वेश्चन वीडियो भी है, उसको आप देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं इसको बात को। तो वैन हिले ने जो सिद्धांत दिया था वो ज्यामिति में बौद्धिक विकास के संबंध में दिया था। ज्योमेट्री को कितनी आसानी तरीके से समझा जा सके इसके संबंध में इन्होंने ये बताई। तो ज्योमेट्री के बारे में बात करी गई थी। ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लेना, जहां पे ज्यामिति शब्द आ जाए तुरंत आंसर को आपको लॉक कर देना है। अब बात करते हैं कि देखिए, मैं छोटी बात बता देता हूं कि वैन हिले ने इसके 5 स्तर बताए थे। पहला स्तर जिसे कहते हैं हम दृश्य स्तर, जिसको आप वीडियो में देख लीजिएगा, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। विश्लेषण स्तर, केवल याद करने के तौर पे मैं बता रहा हूं। तीसरा जो आता है उसको कहते हैं अनौपचारिक स्तर। फिर आ जाएगा औपचारिक स्तर। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। और लास्ट वाला जो है स्तर कहते हैं जिसे हम कठोरता स्तर भी कहते हैं। ठीक है, और इन सभी के अपने अपने गुण हैं। इस स्तर में बच्चा किस तरीके के गुणों को प्रदर्शित करेगा, ये सभी चीजें बताई गई, जैसे कि पियाजे वाले में संज्ञानात्मक विकास के स्तर में बताया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ पेडागोजी में, याद रखिएगा। वीडियो आपको देखना चाहिए, पूरा वीडियो आप जरूर से जरूर हमारा देखिएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगर एक टीचर बच्चे का मूल्यांकन कर रहा है तो उसका मूल उद्देश्य क्या है। ग्रेड देना, बिल्कुल भी नहीं। छात्रों को रैंकिंग देना, नहीं। बल्कि मूल्यांकन क्या होना चाहिए कि बच्चों की जो सीख में उसका सहायता करना, ये जानना कि क्या कमियां रह गई हैं और उन कमियों का निदान कैसे किया जाए, ये इसका मूल उद्देश्य होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैन हिले सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस स्तर पर आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर समझते हैं। अब वैन हिले के संबंध में मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इसके 5 स्तर दिए जाते हैं। अब 5 स्तर कौन कौन से हैं, तो पहला स्तर तो यही है विजुअलाइजेशन, दूसरा विश्लेषण स्तर, तीसरा अनौपचारिक स्तर, और चौथा औपचारिक है, पांचवा कठोरता स्तर है। इसमें क्या है, हर स्तर में मैंने आपको बताया कि बच्चा जो है गुणों को प्रदर्शित करेगा। जैसे दृश्य स्तर में क्या होगा कि बच्चा जो है सिर्फ केवल उसके रूप और आकार को समझेगा। ठीक है, रूप और आकार को समझेगा। जैसे ज्योमेट्री में क्या है, मान लीजिए ट्राइंगल है, मान लीजिए हम ये ट्राइंगल है, ये वर्ग है, इसकी आकृति को समझेगा केवल कि ये ट्राइंगल होता है। अक्सर आप प्री स्कूल में बच्चों को शेप्स नेम सिखाते हैं कि ये क्या है ट्राइंगल, ये क्या है स्क्वायर, ऐसे बच्चे समझते हैं। तो ये उसी स्तर की बात कर रहे हैं। विश्लेषण में क्या होता है, अब जैसे बच्चा LKG में गया, UKG में गया, तो अब क्या कर रहे हैं, बच्चे को ट्राइंगल के साथ साथ इसके थोड़े गुणों के बारे में भी बताते हैं। अब गुण क्या है कि ये क्या है, ट्राइंगल है, तो इसके कितने कॉर्नर्स है बेटा, इसके 3 कॉर्नर्स हैं, है ना। इसके कितने कॉर्नर्स हैं, इसके 4 कॉर्नर्स हैं। तो इनके कुछ गुणों के बारे में बताते हैं
कि ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती हैं, तो इसमें 3 भुजाएं होती हैं। वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, इसमें 4 भुजाएं होती हैं। तो इस तरीके से ये बताते हैं। अब आ जाते हैं अनौपचारिक स्तर की बात करें तो अनौपचारिक स्तर में क्या होता है कि आकृतियों के बीच में कुछ संबंध बताए जाते हैं। जैसे ट्रायंगल में भी 3 हैं और इसमें 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, इसमें 4 हो जाती हैं। कौन सी और आकृति है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, तो वो बताएगा रेक्टेंगल। लेकिन रेक्टेंगल में 4 तो भुजाएं होती हैं, लेकिन 2 भुजाएं बराबर होती हैं और 2 भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं। लेकिन इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे बताएंगे। तो आकृतियों के बीच में संबंध को बताते हैं कि इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 कॉर्नर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और औपचारिक में क्या होता है, थ्योरी बताई जाती है। इसको थ्योरी से चीजों को प्रूफ किया जाता है। ठीक है, और कठोरता वाले में, तो कठोरता वाले में इस पूरे स्तर को समझा जाता है। ठीक है, तो यहां पे बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3.6, 1.2 और 4.8 का जो है एलसीएम आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 36 इसको इस तरीके से लिख लीजिए, इसको इस तरीके से लिख लीजिए और इसको इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, जब लासा पूछा जाए मतलब एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाल दीजिए, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकाल दीजिए। और अगर आप ऐसे कर देते हैं तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो 36 को जैसे अब मान लीजिए एलसीएम है, बहुत सारे बच्चे, मैं बता रहा हूं कि आपको जैसे एलसीएम नहीं निकालना आता, तो मैं बहुत सरल शब्दों में, जैसे 36 को इसका एलसीएम क्या है, तो इसको तोड़ दीजिए संख्या को। 6 इंटू 6 में तोड़िए, 6 6 36 होता है। 6 मल्टीप्लीकेशन 6 इसको 36। अब 6 को और तोड़िए, तो 3 इंटू 2 इंटू, फिर इसको तोड़िए 3 इंटू 2। अब कोई भी संख्या यहाँ पे विभाजित नहीं होगी, मतलब और भी अब कोई संख्या टूटेगी नहीं। तो ये आपका एलसीएम होगा, 36 का एलसीएम। ये उसी तरीके से 12 का एलसीएम भी आपको तोड़ना है। तो मान लीजिए 6 दूनी 12 होता है, 6 को हमने तोड़ा 3 दुनाई 6 में और यहाँ पे 2 लिखा। ठीक है, यहाँ पे बात समझ। अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे अब अगला है 48 है। 48 को तोड़िए, तो 48 12 चौको 48 होता है और 6 दूनी 12 होता है और इंटू 4 होता है, 3 दुनाई 6 होता है और फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें तोड़ दिया मैंने। अब इनको एक क्रम में संख्याओं को लिख लीजिए। मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, जिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है उनके लिए, जिनको आता है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहाँ पे 3 इंटू 3 में मैंने पहली संख्या को तोड़ा, उसके बाद दूसरी संख्या को मैंने इस रूप में तोड़ा। ठीक है, 3 दुना 6 दूनी 12। अब तीसरी संख्या को मैंने तोड़ा 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब सभी संख्या को एक साथ लिख लिया है। इस संख्या को 3 पे लिखा, इस संख्या को 2 लिखा, इस संख्या को 3 लिखा, इस संख्या को 2 लिखा, 2 इंटू 2। इस तरीके से पूरी संख्या का मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो 144 आएगा। तो मतलब इस संख्या का जो एलसीएम जो निकलेगा वो 144 निकलेगा। और नीचे था 10 10 10, जब तीनों संख्याएं एक ही कॉमन है तो उसका कॉमन संख्या केवल लेते हैं। तो कॉमन हो गया इसका 10, तो आंसर हो गया 1.4। 10 को यहां से हटा दीजिए, 14.4 आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित में त्रुटि विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। तो त्रुटि विश्लेषण का उपयोग क्यों किया? विश्लेषण का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि हम जान सकें कि जो है इसमें एनालिसिस इसलिए किया जाता है ताकि हम जान सकें कि क्योंकि क्या गलतियां हुई हैं। तो यहाँ पे विश्लेषण गलतियों का किया जा रहा है, गलतियों को समझने के लिए और फिर बाद में उसको सुधार करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके इस पेपर में कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए थे। ठीक है, ईमानदारी से आप इसका जो है जवाब दीजिएगा। मानसिक जो है गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। किस तरीके के अवसर उपलब्ध कराती है? तो मानसिक गणित मेंटल एबिलिटीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग एबिलिटीज वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये क्या होता है? तो ये जो होता है मानसिक संगणना, मेंटल एबिलिटीज वाले क्वेश्चन संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 14वें का क्या है? पेंसिल पेपर बिल्कुल भी नहीं, एल्गोरिथम बिल्कुल भी नहीं। आंसर क्या हो सकता है? परिकलन। आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, गणितीय अवधारणाओं को बच्चों तक पहुंचाने का सबसे सर्वोच्च तरीका क्या है? तो अगर मैथमेटिकल जो है थ्योरम, मैथमेटिकल थ्योरी को समझाना चाहते हैं
तो बच्चों को सबसे अच्छा तरीका होगा प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सिखाइए। जैसे मान लीजिए आप एडिशन सिखाना चाहते हैं, आप सब्सट्रैक्शन सिखाना चाहते हैं, तो एडिशन में क्या है, बच्चों को जो है 2 एप्पल बना दीजिए। किताब में बता रहा हूँ, 2 एप्पल रख सकते हैं, 2 पेंसिल रख सकते हैं, 4 पेंसिल रख सकते हैं, प्लस 2 पेंसिल और अलग से रख सकते हैं। फिर उसकी काउंटिंग करना सिखाइए, तो बच्चा जो है एडिशन सीखेगा धीरे से। आप ऐसा नहीं है कि 2 + 2 कितना हुआ बेटा, 4 होता है, 1 2 3 4 काउंट करो, 1 2 3 4, ऐसे नहीं। उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो है नॉलेज देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। वैन हीले मॉडल के किस स्तर पर विद्यार्थी ज्यामितीय प्रमेयों के बीच संबंध समझने का प्रयास करते हैं? मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री, वैन हीले, 5 स्तर, ये बात याद रखना। अब यहाँ पे संबंध ढूंढ रहा है, सिर्फ केवल इतना क्वेश्चन समझ गए कि संबंध, मैंने आपसे बताया था कि आकृतियों के बीच में संबंध ढूंढता है, ठीक है। इससे हमने तुलना करी थी, इसकी तुलना इससे कर ली थी, रेक्टेंगल से कर ली थी। तो यहां पे कौन सा स्तर है, अनौपचारिक स्तर। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। ये बात समझ गए, तो इसमें संबंध ढूंढता है। गणित में संचार, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का क्या अर्थ होता है? तो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन मतलब होता है स्पष्ट रूप से अपनी बात को रख पाना, स्पष्ट रूप से इन नियमों को समझा पाना, स्पष्ट रूप से थ्योरम को समझाना, थ्योरम्स को समझाना, ठीक है, प्रूफ करना, ये होता है। तो सोच को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, क्योंकि अगर मैथ्स में कंप्लीट जो है एनालिसिस ना किया जाए, कंप्लीट चीजें ना बताई जाए, तो चीजें जो है कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो ये बात होती है। थ्योरम्स का एक पूरा चिट्ठा होता है कि भैया एक क्रम से आखिर तक ऐसे ही जाएंगे, है ना। बीच में स्तर तभी छोड़ सकते हैं जब वो स्तर बिल्कुल भी मतलब ऐसा ना हो कि वो हल्का फुल्का हो। जैसे 2 + 2 कितना होता है, मैं एग्जांपल से बता, तो 4 हो सकता है। यहाँ पे बच्चे को लिखना नहीं बताएंगे कि 2 डंडियां सीखना, यहाँ पे अपना सीधा लिख देंगे, तो ये इसकी अलग बात होती है, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन माना जाता है? तो जियो बोर्ड क्या होता है, एक बोर्ड होता है, उसमें छोटी छोटी कील्स लगी होती हैं। आप एक रबड़ बैंड लेते हैं और उस रबड़ बैंड को एक दूसरे से जोड़ते हैं और आकृतियां बनाते हैं। आकृतियां बनाते तो आपको पता चल जाता है, अरे वाह, ये तो रेक्टेंगल है, ये तो स्क्वायर है, ये ट्राइंगल आकृतियां हैं। तो क्या होता है, आकृतियों के संबंध में ये सीखने में मदद करता है। तो 18वें का जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरण, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अंतर करना, ज्यामिति नहीं, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताओं को समझना। आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, गणित के मूलभूत कौशल कौन कौन से हैं? तो मूलभूत कौशल क्या है भाई, गणित किस पर पूरा टिका हुआ है उसका आधार, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये इसी पर टिका हुआ है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। एक रेलगाड़ी, अब देखिए यहां पे डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला बेस तो होता ही नहीं है। एक रेलगाड़ी कानपुर से 1 सितंबर 2019 को सुबह के जो है इतने बजे 4:48 पर निकलती है और अपने स्थान पर 2 सितंबर अगले दिन 5:37 पर पहुंचती है। मतलब 5 बजे 4:48 पे निकली है और 5:37 पहुंची है, मतलब 24 घंटे के बाद पहुंची है। तो 24 घंटा तो पहले ऐसे नोट कर लो, और उसके बाद 5:37 है, तो यहाँ पे दिन का है कि रात का है कि शाम का है, ये नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे दिन का है, तो यहाँ पे देखिए 48, अब यहाँ पे 5 बजने में 12 मिनट बाकी हैं और 37 मिनट और एक्स्ट्रा चलिए, तो यहाँ पे ले लीजिए, तो 7 8 9 3 1 4 49 मिनट और चलिए, तो आंसर हो गया 24 घंटा 49 मिनट। तो आंसर यहाँ पे, आंसर देखिए यहाँ पे घट और प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है दिन का नहीं समय है, ये शाम का समय है, ठीक है। अब हम शाम की अगर हम बात करें, तो अगर हम शाम की बात करें तो 4:48 सुबह पहुंची थी, फिर 4:48 शाम तक पहुंच जाएगी, तो 12 घंटे और कवर कर लिया इसने। फिर उसके बाद 4:48 के बाद जो है 49 मिनट और एक्स्ट्रा चली, प्लस 49 मिनट एक्स्ट्रा चली, तो यहाँ पे आंसर हो गया 36 मिनट 49, 36 घंटे 49 मिनट आंसर हो गया। यहाँ पे बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्लूम के उद्देश्यों के वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए ब्लूम का जो सिद्धांत है
वो भी बताया गया है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। हमने थ्योरी और क्वेश्चन वीडियो पूरा कंप्लीट किया है। देखिए, ब्लूम ने जो सिद्धांत दिया था कि शिक्षा के उद्देश्यों को किस तरीके से बांटा जाना चाहिए, तो वो इसके बारे में बताया था। तो 3 उद्देश्य बताए थे, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोचालन जो है क्षेत्र है। संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोचालन। आंसर है यहाँ अनुवांशिकी जो है ब्लूम के सिद्धांत से संबंध बिल्कुल नहीं रखता। इन 3 सिद्धांतों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन कहेंगे इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तार्किक चिंतन बच्चों में किसके माध्यम से विकसित किया जाता है? तो अगर आप बच्चों के अंदर तार्किक चिंतन डेवलप करना चाहते हैं तो बच्चों को क्वेश्चंस दीजिए, क्वेश्चंस समस्याएं दीजिए, उनको सॉल्व करने का टाइम दीजिए, है ना। जब वो स्वयं से चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो उनके अंदर जो है थिंकिंग पावर उनकी बढ़ेगी, है ना। एनालिटिकल पावर थिंकिंग बढ़ेगी, विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ेगी। तो समस्या समाधान जो गतिविधियां होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को फ़ोन चलाने की जगह ऐसे गेम्स लेके आइए, ऐसे एक्टिविटीज़ कराइए छोटे बच्चों को, ताकि उनका ब्रेन बूस्टिंग जो है अच्छे तरीके से हो। ठीक है, वैन हिले मॉडल के अनुसार छात्रों को शिक्षण देना चाहिए। तो देखिए, वैन हिले जिसमें 5 स्तर हैं और इन्होंने बाकायदा बताया कि ज्योमेट्री अगर बच्चों को सिखाने हैं तो इसी स्तर तक सिखाना होगा। अब अगर स्तर को जंप करा देंगे, 1 से सीधा 3 में पहुंच जाएंगे, 2 जंप करा देंगे, तो ये जो है सही नहीं होगा। तो इसलिए कहा है कि बच्चे को जो भी सिखा रहे हैं वो उनके वर्तमान स्तर के अनुसार सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब आप सिखाने बैठे हो मैथ, और मैथ की प्राइमरी जो है अरे सबको आता ही होगा। तो कई बार होता है ना कि अरे सबको आता होगा, ये सब क्वेश्चन तो सामान्य है। कई बार क्वेश्चन आपको लगता है सामान्य, दूसरे बच्चों को नहीं लग रहा। इसलिए बेसिक से शुरू करना चाहिए और आखिर तक जो है कंप्लीट करना चाहिए। तो उनके वर्तमान स्तर को भी समझिए कि कैसा है बच्चा, कितना जो है ये बच्चा जानता है, समझता है, उसके आधार पर करना चाहिए। तो बच्चों को शिक्षण देने के लिए उनके वर्तमान स्तर के अनुसार ही देना चाहिए। अबेकस का उपयोग करने से बच्चों को कैसे लाभ होता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया, अबेकस जो है बच्चों के अंदर जो है गणना सिखाने में मदद करता है, गिनतियों को पहचानने में मदद करता है, अंकों को पहचानने में मदद करता है, जो जोड़ गुणा घटाना भाग होता है ये बुनियादी क्रियाओं को समझने में मदद करता है, मेंटल एबिलिटीज़ को बढ़ाता है, स्मृति शक्ति को बढ़ाता है। तो उनकी गणना की गति और सटीकता उससे बढ़ती है। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, सीखना, किताबें नहीं, डर, ये सब बिल्कुल बकवास। यदि कोई बच्चा बार बार एक ही गलती करता है तो टीचर को धर के उसको डांटना चाहिए, कूट देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नज़रअंदाज करना चाहिए? ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गलतियों का विश्लेषण करना चाहिए, पता करना चाहिए कि ऐसे आखिर बार बार ये गलतियां कर क्यों रहा है, क्या रीज़न है कि वो हम इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं उसको समझ में आ रहा है, और नए डिफरेंट तरीके भी आजमाने चाहिए। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी सही जवाब होगा। किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर 36 गुणनफल प्राप्त होता है? तो देखिए, 36 गुणनफल प्राप्त होता है, ये प्रश्न किस तरीके का है? तो 6 × 6 होता है, 12 × 3 भी होता है, 4 × 9 भी होता है। तो 36 गुणनफल इन संख्याओं से भी प्राप्त हो सकता है ना। 36 × 1 से भी जो है 36 का गुणनफल होता है, और भी। और तो ये जो क्वेश्चन होता है ये मुक्त अंत वाला क्वेश्चन है या बंद उत्तर वाला क्वेश्चन है? तो यहाँ पे देखिए, मुक्त अंत जो है, ये जो क्वेश्चन हुआ ये अपसारी प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? अपसारी प्रश्न है, क्योंकि इसमें एक से अधिक उत्तर दिए जा सकते हैं। तो आंसर है ऑप्शन ए। बंद उत्तर वाला प्रश्न होता है जिसके केवल एक निश्चित उत्तर होता है। जैसे ये 26वां क्वेश्चन जो है एक बंद उत्तर वाला प्रश्न है जिसका एक उत्तर निश्चित है। ठीक है, ऑप्शंस जो है ध्यान रखिएगा। वैन हिले के अनुसार प्रत्येक स्तर जो है अगले स्तर से स्वतंत्र होता है, पिछले स्तर पर आधारित होता है, शिक्षक द्वारा तय होता है, केवल आयु पर निर्भर करता है। 27वें का आंसर है जो प्रत्येक स्तर होता है वो पिछले स्तर पर ही आधारित होता है। इसलिए किसी भी स्तर को हम छोड़ नहीं सकते, जंप नहीं कर सकते, सभी स्तरों को ध्यान रखना है। ठीक है, एक अच्छा जो है गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है? तो अगर आप मैथ के अच्छे टीचर हैं तो ज़रूरी है कि आप सभी अवधारणाओं को समझते होंगे, मैथमेटिकल्स थ्योरम को समझते होंगे, थ्योरी को समझते होंगे, उनका प्रयोग करना जानते होंगे, उनका लागू करना जानते हो, और उनके बीच के संबंधों को भी जानते होंगे।
कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता, नहीं होना नहीं चाहिए कि ये चीज़ हमको नहीं पता थी, है ना, तो उसको जंप करके कुछ और जो है शॉर्ट ट्रिक अपना दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन डी। शिक्षा का उद्देश्य सोच को विकसित करना है, ना कि तथ्यों को रटना। यह विचार किसका है? तो टीचर का जो उद्देश्य होता है वो सोच को विकसित करना होता है। ये सिद्धांत जुड़ा है अल्बर्ट आइंस्टाइन से। तो ये क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसको ध्यान रखिएगा इस बात को भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और आखिरी है, बच्चों को समूह में कार्य देने का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चे जब ग्रुप्स में कार्य करते हैं तो इसका मूल उद्देश्य बहुत सारे हैं भाई। एक तो बच्चे ग्रुप्स में बैठेंगे तो दोस्ती यारी हो जाएगी, दोस्ती यारी होगी तो ना जाति देखेंगे ना धर्म देखेंगे, सब अब एक दूसरे को दोस्त होंगे, प्रेम भावना भी बनेगी, एक दूसरे के साथ खाना खाएंगे तो जो है जात पात भी निपट जाएगा, मिटेगा, है ना, एक दूसरे को आइडिया शेयर करेंगे। तो यहाँ पे समूह में बैठने से क्या होता है, बच्चों को विचारों का आदान प्रदान होता है। बच्चों का बच्चों के जो है विचारों का आदान प्रदान के साथ बच्चों के वोकैब जो है अच्छी तरीके से डेवलप होती है, शब्द भंडार बढ़ते हैं। अब शब्द भंडार अच्छे भी बढ़ सकते हैं, पता चला एक बच्चा गाली गलौज करता है तो वो भी सीख गया, एक बच्चा जो है पंजाबी बोलता है तो पंजाबी भाषा सीख जाएगा। तो ऐसा ही होता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी, यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो है सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइए। 30 लाइक्स का टारगेट जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।